आज से हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने पढ़ना है ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स के बारे में। इसमें हम 5A 6A के एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि उनके कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 5A एलिमेंट्स से। ग्रुप 5A एलिमेंट्स की बात करें तो इस ग्रुप में शामिल हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं ग्रुप 5A में, या हम इसको ग्रुप 15 भी कहते हैं। इस ग्रुप में जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। और आपको पता है, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, इसलिए इनके कंपाउंड्स भी कोवलेंट होंगे। जबकि आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो हैं, ये दोनों मेटलाइड्स हैं। और एट द एंड जो बिस्मथ मौजूद है, दैट इज अ मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे आपके सामने है, शुरू वाले 2 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज हुआ तो मेटलाइड्स आ गए, और फिर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या बन गया? मेटल। तो ये तो जनरल इन एलिमेंट्स के बारे में। बाकी अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आपकी बुक पे टेबल मौजूद है, तो अपने वैल्यूज़ नहीं याद करनी, सिंपल ट्रेंड्स आपको पता हों कि जैसे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनके आपको जस्ट ट्रेंड्स याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी विच इज एलोट्रॉपी, उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स से मुराद क्या है। The existence of an element in more than one crystalline forms is called allotropy, and these crystalline forms are called allotropes. किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, उनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। जैसे हम एक बड़ी कॉमन एग्जांपल सुनते हैं, कार्बन। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन का इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। और ये जो डायमंड एंड ग्रेफाइट हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स।
तो उम्मीद है अब आपको बात की समझ आ गई होगी कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। जैसे कार्बन एग्जिस्ट करता है डायमंड एंड ग्रेफाइट में, और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं वो कहलाती हैं एक दूसरे की एलोट्रॉप्स। जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। तो ग्रुप 5A की हम बात करें तो इसमें फास्फोरस, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रॉपी शो करते हैं, एंड दे हैव देयर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, दे हैव एलोट्रॉप्स। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पे बात करेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। इस ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस, ये बाकी एलिमेंट्स हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हैं। इसके लिए हम फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डी ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व होता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फास्फोरस की अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरा जो कि इसका वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन 15 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आपको याद होगा हर शेल में सब शेल्स होते हैं। तो जो पहला शेल है उसमें एक सब शेल होता है S, दूसरे शेल में 2 होते हैं S एंड P, तीसरे शेल में 3 होते हैं S, P एंड D। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और देखते हैं कि ये जो तीसरा शेल है जिसमें D ऑर्बिटल मौजूद है वो बॉन्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, लेट्स सी। अगर हम फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये आपके सामने है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे हो गए। इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 ये पहले शेल के हो गए, अगले 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 एंड 2p6 ये दूसरे शेल के हो गए, जबकि तीसरे शेल में जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनमें से 2 आ गए हैं S के पास 3s2 और 3 आ गए हैं P के पास 3p3। D में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर कैसे D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, ये हमारा है कॉन्सेप्ट। तवज्जो करेंगे। अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें, ये है फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अलग लिखा है। ग्राउंड स्टेट में ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 हैं S के पास 3s2 और 3 है P के पास 3p3। टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे आप देखें 3p के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किसी भी एलिमेंट के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसने बॉन्ड्स बनाने होते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 उसमें टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें इसको डिस्कस किया होगा। अब जैसे डायग्राम से जाहिर है कि P के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है फास्फोरस 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, और इसकी कॉमन एग्जांपल्स जैसे PCl3 है। अब इसमें 3 क्लोरीन्स को अटैच कर रहा है फास्फोरस, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन D ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं कि D ऑर्बिटल को ये कैसे इन्वॉल्व करता है।
ये कॉन्फ़िगरेशन आपने जो देखी ये है इसकी ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही ये एक्साइटेड होता है तो ये 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में ले जाता है। ये आपके सामने है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देख रहे हैं जो पहला 3s ऑर्बिटल था उसके पास 2 की बजाय अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक कहां चला गया 3d के पास। अब 3s 3p और 3d सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। इसका मतलब है अब फास्फोरस 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। और साथ आपने देखा कि जब 5 बॉन्ड बनाएगा एक्साइटेड स्टेट में जाके तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है साथ डी ऑर्बिटल, जो कि पहले एम्प्टी था। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होके गया उसको उसने रिसीव किया और अब वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी कॉमन एग्जांपल जैसे PCl5 है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ये एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तकरीबन 78% बाय वॉल्यूम ये एयर में मौजूद है। ये इनएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती आसानी से। इसके अलावा इसके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते रहे हैं, जिन एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते थे तो उनकी अमूमन मिनरल्स एग्जिस्ट करती थी, तो नाइट्रोजन का ऐसा कोई केस नहीं है। इसके अलावा नाइट्रोजन तकरीबन हर लिविंग थिंग में मौजूद है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यूरिया एंड अमाइनो एसिड्स। और अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें तो हम अपने सिलेबस में 2 तरह के नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड्स हम पढ़ेंगे। और हम दूसरा जो कंपाउंड जिसके पढ़ने हैं वो हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को। तो ये हमारे कंपाउंड्स होंगे नाइट्रोजन के जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह कल से हम अपने कंपाउंड्स शुरू करेंगे।